टू द पॉइंट्स में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो अपनी पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने मूलाधिकार तक ख़त्म कर लिया है और मूलाधिकार के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। जो भारत के विभिन्न राज्य हैं उनके जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं DPSP जिसको बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो क्या क्या हैं, किस आधार पर होते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ये इसको भाग 4 में रखा गया है, 36 से 51 में इसको रखा गया है। देखिए ये पहले इसे मूलाधिकार के रूप में ही रखा जाना था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसाधनों की कमी की वजह से इसे हम लोगों ने मूलाधिकार में नहीं रखा। इसे हम लोगों ने मूलाधिकार के बाद एक नया टॉपिक बना के, नया भाग बना के रखा DPSP के नाम से। और जब हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे संशोधन करके बहुत सारे इसके प्रावधानों को अलग अलग मूल अधिकार में डाल दिया है, जिसके बाद से वो प्रभावी हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको ये पता है कि ये कहाँ से लिए गया है। इंडिया में मूल अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व, मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के स्रोत पढ़ाते समय कि आयरलैंड से लिया गया है। भारत में DPSP आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है, लेकिन आयरलैंड में ये मूलतः नहीं था। मूलतः ये कौन से देश से आया है? मूलतः स्पेन से आया है। मूलतः स्पेन से आया। स्पेन से आयरलैंड में आया और आयरलैंड के बाद वहाँ से कुछ परिवर्तनों के साथ हम लोगों ने उसे स्वीकार किया है भारत में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में कहाँ से आया, तो आप स्पेन नहीं टिक करेंगे। इंडिया में कहाँ से आया, तो इंडिया में आयरलैंड से आया। देखिए DPSP के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न टिप्पणियां की हैं। जैसे एक KT शाह हमारे संविधान सभा में सदस्य थे, KT शाह, उन्होंने इसे एक चेक की तरह माना है। ऐसा चेक है जो बैंक की मर्जी से ही इसका भुगतान किया जा सकता है, इसे एक चेक की तरह माना है। अब हम लोग चलते हैं DPSP के विभिन्न टॉपिक की तरफ। हम लोग आज इसको एक ही लेक्चर में सारा खत्म कर लेंगे, पूरा DPSP। आप ध्यान से बने रहिए। इसमें देखिए याद करने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ समझने लायक है। बस अब ध्यान से पूरे वीडियो को देख जाइए, एक बार या 2 बार आपको एकदम साफ समझ में आ जाएगा। और इसको नोट्स बना लीजिएगा कॉपी पेन पे, क्योंकि बिना कॉपी और स्याही खर्चा किए कुछ फायदा होगा नहीं। खाली डेटा खर्च करने से आपको मैंने कई बार बता रखा है कुछ नहीं फायदा होता है। खाली लास्ट में रिजल्ट के समय खाली दांत दिखाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 36 में कोई सिद्धांत नहीं बताया गया है राज्य की नीति को निर्धारित करने के लिए। ये मूलतः क्या है? ये मूलतः राज्य की नीतियों को किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, उनके लिए कोई सिद्धांत है। तो राज्य असल में है क्या? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 37 में ये बताया गया है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो भी मैं इस भाग 4 में बताया जाएगा DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी वाद योग्य नहीं होगा। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि मुझे इसमें से जो भी लिखा गया था वो मिला नहीं, क्योंकि ये तो मूल अधिकार है ही नहीं, अधिकार तो है ही नहीं। ये बस नीतियों को निर्धारित करने का सिद्धांत है। ये पूरी तरह से मनमर्जी पर डिपेंड करता है स्टेट के कि उस स्टेट ने उसे लागू किया है या नहीं। ये बात लिख दिया गई है 37 में। तो आर्टिकल 36 और 37 इस तरह से है। अब आर्टिकल 38 से आपका मेन DPSP शुरू होता है, जिसमें कहा गया है कि लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, माने 3 तरह के न्याय को प्रमोट किया जाएगा। लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 39 है,
उसमें ये बताया गया है कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। आप किस तरह से याद रखेंगे कि कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा? आर्टिकल 39 में याद कैसे करेंगे? देखिए, आप देखेंगे कि ये इसका जस्ट टी गुना है, तितली के 9 3 गुना है। इस प्रकार से महिलाओं की जो आबादी है हमारे देश में पहले बहुत कम थी, अब धीरे धीरे से रेशियो सुधर रहा है, लेकिन पहले काफ़ी कम हुआ करती थी। तो इसी चलते जो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान किया गया, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आप देखिएगा कि ये है, ये भी इसका 1/3 ही है, 3 × 3 = 9। तो 39 में महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। उसके अलावा 39 क में ये बताया गया है कि समान न्याय दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को और फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी। सभी व्यक्तियों को फ्री लीगल एडवाइस और समान न्याय की व्यवस्था की गई है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 39 के क में। लेकिन आप देखते हैं चूंकि ये डीपीएसपी ही है, इसलिए ऐसा हो पाना संभव नहीं है। फ्री लीगल एडवाइस कहाँ मिल पाती है आज के समय में? जिसका कोर्ट में केस चल रहा है उसका पैसा कितना खर्चा होगा उसे किसी को नहीं पता। फ्री लीगल एडवाइस मिलना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा आर्टिकल 39 के ख में पब्लिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण की बात की गई है कि जो पब्लिक मनी है किस प्रकार से सरकार के नियंत्रण में रहेगी, इसकी बात की गई है। अब 39 ग में धन का समान वितरण की बात की गई है। धन का जो हमारे समाज में जितना भी वेल्थ है, संपत्ति है, उसका बंटवारा उचित तरह से हो। कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति न चली जाए, समाज के सभी लोगों के पास संपत्ति बनी रहे, इसकी बात की गई है 39 के ग में। तो 36 में परिभाषा हो गई, 37 में कोर्ट में ये चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस सबको ये कह दिया गया। और उसके बाद 38 में लोक कल्याण की अभिव्यक्ति की बात की गई है। और 38 के बाद 39 में जो इसका जस्ट तिगुना होता है, तो उसमें ये महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन की बात की गई है। और 39 क में समान न्याय और फ्री लीगल एडवाइस, 39 ख में पब्लिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण, और 39 ग में धन का समान वितरण, धन के समान वितरण की व्यवस्था 39 ग में की गई है। देखिए आगे जो अगला जो है हमारा डीपीएसपी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 40, उसमें ग्राम पंचायत की बात कही गई है। गांधी जी इसके काफ़ी फेवर में थे, इस चलते इसे सवाल अक्सर आते हैं। ग्राम पंचायत की बात की गई है, इसके 2 कारण हैं। एक तो गांधी जी इसके फेवर में थे ग्राम पंचायत के, और दूसरी बात यह है कि बाद में इसको मूल अधिकार ये डीपीएसपी से निकाल के संविधान संशोधन के थ्रू मैंडेटरी रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया ग्राम पंचायत को। जहाँ भी ग्राम पंचायतें लागू हो सकती हैं वहाँ लागू कर दिया गया। तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लागू होने से पहले भी जिस स्टेट ने लागू किया था, जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान में नागौर में सबसे पहले शुरू हुआ था ग्राम पंचायत, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया था, ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। तो संविधान संशोधन के बहुत पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि वो राज्य की मर्जी से हुआ था। लेकिन मैंडेटरी रूप से इसको 243 क में रखा गया बाद में, पहले ये डीपीएसपी में ही था। भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी। अब इससे अगर आप बीपीएससी मेंस देंगे या फिर किसी तरह का कोई भी मेंस देंगे पीसीएस का, तो इससे सवाल आता है कि इसी में ये ऐसा अनुच्छेद है, कुछ बहुत सारे अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, जिसमें से एक ये भी है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद हो गया था। अंबेडकर इसे लागू कराने के पक्ष में नहीं थे,
जबकि गांधी का सपना था कि भारत में हर एक ग्राम को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है, हर एक गांव में ग्राम पंचायत होनी ही चाहिए। तो आर्टिकल 40 में ये बात कही गई थी। अब देखिए हम लोग आते हैं आर्टिकल 41 में, जिसमें कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का वर्णन है। ये कौन सी दशाएं हैं जिसमें सरकारी सहायता की बात भारतीय स्टेट को बताई गई है कि उन्हें देनी चाहिए। वो उन्हें देना या न देना वो राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो कौन सी दशाएं हैं जिनमें सरकारी सहायता की बात कही गई है। कुछ एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे तो वो बुढ़ापा है, विकलांगता है। इसी लिहाज से आप देखते होंगे कि वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है, विकलांगता पेंशन या विधवा पेंशन, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ये कब होता है? ये आर्टिकल 41 के तहत ही होता है। उसके बाद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता की बात की गई है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, किसी भी व्यक्ति को काम दिया जाएगा तो उसका काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो न्याय संगत होना चाहिए और आसपास का इन्वायरमेंट भी मानवोचित होना चाहिए, मतलब मानव के रहने लायक होना चाहिए। ऐसी बात कही गई है 42 में, आर्टिकल 42 में। और 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात कही गई है। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब किसी को भी जब काम पे रखा जाएगा तो उसे एक ऐसी मजदूरी दी जाएगी जिससे उसका जीवन यापन, उसके घर का चल सके, तो निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी, ये कहा गया है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 के क में कामगारों की भागीदारी की बात कही गई है। कहीं भी अगर कोई उद्योग धंधा चलेगा तो उसमें कामगारों की भी भागीदारी ली जाएगी डिसीजन मेकिंग में, ऐसी बात 39 क में कही गई है। और 43 क में कही गई है। और 43 ख में सहकारी समिति की स्थापना करने की बात कही गई है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने की बात कही गई है। ये भी महात्मा गांधी का सपना था। निर्वाह योग्य मजदूरी देना भी, कुटीर उद्योग करना भी महात्मा गांधी का सपना था। उसके अलावा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये न्यूज़ में अक्सर डिबेट में रहता है, मीडिया पे, विभिन्न चैनलों पे। आर्टिकल 44 है ये। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों तो बराबर ही है। इस चलते इसको आप याद रखेंगे कि समान नागरिक संहिता जो है 44, उसमें वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। इसमें 4 तरह की, समान नागरिक संहिता में 4 तरह की बातें कही गई हैं। किस तरह से समान नागरिक संहिता अप्लाई होगी? देखिए क्रिमिनल लॉ तो सब जगह समान ही है, लेकिन जो बहुत सारा सिविल लॉ है वो अलग अलग धर्म पे डिपेंड करता है। तो ये जो अभी ये लागू अगर हो जाएगा समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो जो सिविल लॉ भी है विभिन्न, जैसे विवाह के लिए, तलाक के लिए, वसीयत के लिए और गोद लेने के लिए भी, ये सभी धर्मों के लिए बराबर हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है। अभी विवाह के बारे में आपको पता ही है कि हिंदू धर्म के लिए अलग, हिंदू धर्म में एक ही आप शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी करना इलीगल है। दूसरी शादी करने पर न सिर्फ आपको जेल होगी, बल्कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपनी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक शौहर 4 बेगम रख सकता है, 4 बेगम तक उसे अलाउ है। 4 बेगम के बाद अगर वो 5वां शादी करता है, 5वां निकाह करता है, तो वो ऐसा करना अवैध है और फिर उसके साथ वही सलूक होगा। लेकिन 4 तक रख सकता है। और हिंदू धर्म में एक शादी ही करना है, एक ही बहुत है। और दूसरा जो है तलाक के बारे में प्रावधान। तलाक के बारे में अभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूल हैं। जैसे अभी हाल में ही अपने तलाक का अधिनियम जो आया था मोदी सरकार के द्वारा, आपने सुना होगा, तो उसके पहले मुस्लिम समुदाय में तलाक लेने के प्रावधान थोड़े और इजी थे। अभी उसमें परिवर्तन हुआ है। अभी तलाक की बिद्दत
आ गया है उसमें, उससे पहले वो नहीं था। 3 तलाक की प्रथा जो थी, वो 3 तलाक की प्रथा अभी भी है, लेकिन पहले इंस्टेंट 3 तलाक था। एक ही बार में 3 तलाक बोल देने के बाद वो अप्लाई हो जाता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। इंस्टेंट 3 तलाक की प्रथा अब नहीं रही। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, वसीयत मतलब संपत्ति देने का मामला और गोद। संपत्ति देने के मामले में मुस्लिम समुदाय में बेटियों को पहले से ही प्रेफरेंस मिलता रहा है। हमारे यहाँ बाकी समुदाय में नहीं मिलता था, लेकिन मुस्लिम समुदाय में पहले से ही बेटियों को प्रेफरेंस मिलता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद अभी बाकी हिंदू समुदाय में भी बेटियों को बराबर का हिस्सेदारी मिलती है। वैसे ही गोद लेने में। यही 4 टॉपिक पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जाती है। कमेंट में बताइएगा किस राज्य में यूसीसी लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। भारत में कैसा राज्य भी है जहां लागू हो चुका है, कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट तो आप लोग कोई करते नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं मैं। देखिए 45 जो है 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में है। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा आंगनवाड़ी के माध्यम से, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का की शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी। अब पहले ये डीपीएसपी में था, अब इसे मूल अधिकार में रख दिया गया है 21 क के तहत। देखिए बहुत सारे, देखिए ये भी 243 क के तहत, इसको भी डीपीएसपी से निकाल दिया गया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसे भी 21 क के तहत डीपीएसपी से निकाल के पूरे भारत में लागू कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 46 में एसटी एससी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और इनकम में वृद्धि के संबंध में प्रावधान है। किस प्रकार से क्या उपाय किया जाए कि एसटी एससी और ओबीसी या फिर अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के स्तर में और इनकम के स्तर में वृद्धि हो, इसकी प्रावधान आर्टिकल 46 में किया गया है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। देखिए आर्टिकल 47 में पोषाहार यानी न्यूट्रिशन किस तरह से किसी स्टेट में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका प्रावधान किया गया है। और ड्रग्स और शराब को किस प्रकार से कम किया जाए या फिर बैन ही कर दिया जाए, इसका प्रावधान किया जाएगा। जैसे आपको पता है गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार ड्राई स्टेट है, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एक ड्राई स्टेट है आप बताएं? नागालैंड है कि मणिपुर है? आप कुछ देखिए, कमेंट कुछ ना कुछ किया कीजिए आप भी लोग भी। आप देखिए ये मैं बता दे रहा हूँ, जो समान नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अंतर्गत गोवा जो है, गोवा यूसीसी को लागू करने वाला राज्य है, वहाँ पे यूसीसी लागू है। अब ड्रग्स और शराब के बारे में को कम करने का बात किया गया है आर्टिकल 47 में, और उसके अलावा लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही गई है। देखिए जब पोषाहार मिलेगा, ड्रग्स और शराब पर प्रतिबंध लगेगा, ड्रग्स और लीकर पे, तो स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही। तो इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 47 में एक टाइप की बातें कही गई हैं। और आर्टिकल 48 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषि और पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 48 में कृषि से संबंधित है कि चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ तो वो कृषि प्रधान देश था, अभी भी कृषि प्रधान देश ही है, तो इसलिए कृषि से संबंधित उपाय में कृषि से संबंधित प्रोत्साहन देने की बात आर्टिकल 48 में कही गई है। उसके अलावा पशुपालन, भारत में जो पशु हैं पशुपालकों का ध्यान रखने की बात आर्टिकल 48 में कही गई है। देखिए इसी के तहत गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है 48 के तहत ही, क्योंकि वो संविधान में ये लिखा हुआ था कि चूँकि पशु हमारे आर्थिक हितों से संबंधित है, इस चलते उनका वध नहीं किया जा सकता। तो बाद में बहुत से लोग कोर्ट में गए कि जब गाय है, अगर वो उसका ड्राई पीरियड आ जाता है, जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो तब तो वो आर्थिक हित से संबंधित नहीं है, इसलिए अब वो उसका वध किया जा सकता है।
तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये दावा निरस्त हो गया, क्योंकि भले ही गाय दूध नहीं दे रही है, लेकिन उस अभी भी गांव में आप जाइएगा तो देखिएगा कि जो उपले हैं गोबर के गोईठे उसे यूज दिया जाता है। तो इस वजह से भले ही दूध ना दे, लेकिन उसका अन्य उपयोग है गाय का, तो आर्थिक हित उससे अभी भी पूरे होते हैं। तो पशुपालन में के अंतर्गत गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 48 के तहत। आपको इसे ध्यान रखना है कि गौ हत्या प्रतिबंध किसके तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 48 के तहत। अब देखिए आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनका जिक्र किया गया है कि उनका संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 39 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 तरह की बातें की गई हैं, जो भी धरोहर हैं, इमारत हैं, पुरानी इमारतें या फिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में जो भी आती हैं, महल वगैरह इमारतें आती हैं वो। अब देखिए आर्टिकल 49 के तहत ही यूनेस्को के तहत किसी भी धरोहर को रखा जाता है। आप इसे रिलेट कीजिएगा। गौ हत्या पर प्रतिबंध आर्टिकल 48 के तहत और 49 के तहत यूनेस्को के तहत कोई किसी भी धरोहर को शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे धरोहर यूनेस्को में के लिस्ट में शामिल हैं, हेरिटेज लिस्ट में, जैसे अजंता एलोरा की गुफा, ताजमहल और इस तरह से। तो ये जो हैं इसको आर्टिकल 49 के तहत ही किया जाता है। अब ये हम लोगों ने 36 से 49 तक देख लिया, टोटल 51 है, तो 2 और बचा, तो 2 क्यों छोड़ना, इसी में हम लोग 2 भी देख लेते हैं। देखिए जो आर्टिकल 50 है, 49 तक हम लोगों ने देख लिया, जो आर्टिकल 50 है वो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो पावर है उनका बंटवारा कर दिया गया है। आर्टिकल 50 मतलब का 50 खाओ ब्रिटानिया 50-50। तो जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, उनके पावर का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है कि वो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करेंगे। तो आर्टिकल 50 में वो बात की गई है। आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है, तो आर्टिकल 50 में उनको पृथक किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो 50 है वो 100 के टर्म में ठीक बीच में आता है। तो 50 के बाद हम लोग देखेंगे 51 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 51 में जो हमारा सबसे लास्ट है डीपीएसपी के तहत आने वाला आर्टिकल, उसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव के लिए प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव के लिए प्रयास किया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा, इसका यह मतलब होता है कि इसी के तहत हम लोग यूएन के सदस्य बने हैं। भारत का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे। तो हम लोग यूनाइटेड नेशन के सदस्य इसी के तहत बने, आर्टिकल 51 के तहत। तो बहुत सारे देखिए रिलेट करके देखिए कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें कहीं न कहीं इन डीपीएसपी का कनेक्शन आ रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यूएन के सदस्य हम लोग आर्टिकल 51 के तहत बने। और यूनेस्को में जो हम लोग हेरिटेज साइट घोषित करते हैं वो आर्टिकल 49 के रिकमेंडेशन पर होता है, आर्टिकल 49 के तहत होता है। गौ हत्या प्रतिबंध आर्टिकल 48 के तहत है। और शराब यानी कि ड्रग्स पे, लीकर पर जो भी प्रतिबंध लगाया जाता है वो 47 के से प्रेरित होकर ही लगाया जाता है।
तो इस तरह से आप देखिएगा कि हर एक जो भी कार्य किया जा रहा है स्टेट में, वो किसी न किसी डीपीएसपी के किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड है, कोई न कोई आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। तो ये और आर्टिकल 40 सबसे, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 50 हो गया। इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया है। और उसके अलावा ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ST SC और अन्य दुर्बल लोगों के शिक्षा और हद इनकम में वृद्धि के बारे में, यानी कि आर्टिकल 46, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 44 भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 45, क्योंकि अब ये मूल अधिकार में आ गया। 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के केयर के बारे में था, अब ये मूल अधिकार में आ गया, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 48 और 49 ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें अब ज़्यादा है भी नहीं, 36 से लेके 51 तक था, ज़्यादा है भी नहीं, तो सारे इम्पोर्टेंट ही। आप दोबारा इनका रिवीजन कर जाइए और एक बार वीडियो और देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद। कीप लर्निंग।